हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल के लिहाज से और स्पेशली इंटर टेस्ट स्टूडेंट्स के लिहाज से जो इंटर टेस्ट की प्रेपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए ये एक अहम टॉपिक है। और इसमें मैं बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ किस किस एंगल से आ सकता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल नेचर्स, जो केमिकल वर्ड्स है ना, इसको हम रिलेट करते हैं केमिस्ट्री से कि किसी भी केमिकल की स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी जो है केमिकल नेचर के लिहाज से केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। तो आज एक मॉलिक्यूल है डीएनए का, उसके हम जो है केमिस्ट्री के लिहाज से उसकी स्टडी करेंगे कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह की है, वो किस नेचर का है, वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, और उसमें कौन कौन से एटम हैं, वो किस सिमेट्री से अरेंज हैं और उनकी शेप क्या है, वो उसका स्ट्रक्चर्स क्या है। इन तमाम चीज़ों को आज वाले टॉपिक में हमने पढ़ना है। आपने गौर से सुनना है एक एक चीज़ को। स्टूडेंट्स, साइंस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही साइंटिस्ट ने कंप्लीट स्टडी कर रही। कोई भी आप टॉपिक उठा लें, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, सेल की हिस्ट्री है, कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे बहुत से साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। जब वो तमाम साइंटिस्ट मिलते हैं तो मिल के आहिस्ता आहिस्ता अपना 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 हिस्सा डालते जाते हैं और वो आप इस दुनिया से चलते जाते हैं। तो जब भी हम डीएनए की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था फ्रेडरिक मिस्चर। वो जो फ्रेडरिक मिस्चर था उसने 1869 में क्या किया कि जर्मन से बिलोंग करता था। इसने ह्यूमन की बॉडी के अंदर से पस सेल और फिश के स्पर्म सेल, फिश जो है वो एक फिश है साल्मोनेला, उसके स्पर्म सेल और ह्यूमन की बॉडी के पस सेल्स, दोनों सेल्स की स्टडी की न्यूक्लियस के अंदर। कब? 1869 में। और न्यूक्लियस डिस्कवर्ड कब हुआ था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। 1869 में ये न्यूक्लियस की स्टडी कर रहा है। जब न्यूक्लियस को क्या देखता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल है, वो जो केमिकल है ना, उस केमिकल को ये, क्योंकि वो केमिकल निकला था न्यूक्लियस के अंदर से, इसलिए उसने उसको न्यूक्लिन का वर्ड दिया। और बाद में क्या देखा कि उसकी नेचर जो है वो एसिडिक है और उसको कह दिया न्यूक्लिक एसिड। ऐसा एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। उस वक्त न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड हो गया और इसके ऊपर वर्क जो है वो इतना नहीं हुआ। मतलब कि स्टूडेंट्स ने जो वर्क है वो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर इतना कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। 1869 में ये डिस्कवर्ड हो गया। आफ्टर 50 ईयर्स, तकरीबन 50 साल के बाद, एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है PA11। वो जो PA11 है वो दोबारा न्यूक्लिक एसिड की स्टडी स्टार्ट करता है। जब वो न्यूक्लिक एसिड की स्टडी स्टार्ट करता है तो वो क्या देखता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कोई सिंपल नहीं है, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, जिन यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर 2nd चैप्टर में पढ़ा था जिसका नेम था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टॉपिक इंतहाई आसान है, बहुत सी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपने पहले ही इसमें जाना। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें आपको पता है कि 3 सब यूनिट्स होती हैं उसकी, राइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। जब भी नाइट्रोजिनस बेस की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन हो सकती है, गवानिन हो सकती है, थायामीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, यूरासिल हो सकती है। ये जो यूरासिल है ये न्यूक्लिक एसिड में आरएनए के अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर ये नहीं होती। और इसी तरह राइबोस जो है, राइबोस भी 2 तरह की होती है, मैं उसके स्ट्रक्चर्स बताता हूं। तीसरा इसके अंदर फास्फेट होता है। तीनों जब मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको P11
जिसने 1920 में अपना वर्क स्टार्ट किया, उसने ये कहा कि न्यूक्लिक एसिड में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वो जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो फर्दर 3 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। वो जो 3 फर्दर सब यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या आएगा? राइबोस शुगर, जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब ये जो तीनों ही सब यूनिट है इनकी हम फर्दर डिटेल देखते हैं कि इसकी फर्दर डिटेल क्या है। ठीक है जी, मेरे पास यहां पे 2 राइबोस शुगर हैं, एक का नेम है डीऑक्सी राइबोस और दूसरे का नेम है राइबोस। राइबोस शुगर को हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। जब भी हम इस राइबोस को देखें, इसमें इधर से आपने इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। राइबोस का ये रिंग फॉर्म है। मुझे ये बताएं कि राइबोस की रिंग में कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5। एमसीक्यूज एक आपने जहन में आ गया कि 5 इसमें कॉर्नर हैं और कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। एमसीक्यूज नंबर 2 जो आ गया आपके कि इसमें 4 कार्बन हैं और रिंग में 5 कॉर्नर हैं। और राइबोस का जब आप रिंग फॉर्म देखें तो रिंग से बाहर कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन रिंग से बाहर है। और एमसीक्यू जहन में रखना है, जो रिंग से बाहर कार्बन है उसका नंबर क्या है? नंबर है उसका 5। ठीक है जी, ये है हमारे पास राइबोस। और राइबोस के साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट है डीऑक्सी राइबोस। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस बिल्कुल सेम हैं। जस्ट डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है कि जब आप कार्बन नंबर 2 को देखें तो कार्बन नंबर 2 के बाहर वाली साइड पे OH की बजाय H होता है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। और जो ऑक्सीजन रिमूव होता है उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी। और इसमें वो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव नहीं है। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, एक में ऑक्सीजन रिमूव है और एक में ऑक्सीजन रिमूव नहीं है, इसको मैं पढ़ाऊंगा रोजालिंड फ्रैंकलिन वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर कि ऑक्सीजन रिमूव क्यों है और एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट क्यों है। समझ आ गया? राइबोस का आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैंने पहला सब यूनिट राइबोस के बारे में बता दिया। राइबोस के बाद दूसरा इसका जो सब यूनिट है वो है फॉस्फेट ग्रुप, PO42 H3PO42- फास्फोरिक एसिड्स। इसका दूसरा सब यूनिट है फॉस्फेट और तीसरा सब यूनिट है इसका नाइट्रोजनस बेस। अब मेरे पास टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेन, गावानिन, थायामीन, साइटोसिन, यूरासिल। ये जो पहली 3 है ना, एडेनिन, गावानिन, थायामीन और साइटोसिन, ये जो पहली 4 हैं ये पाई जाती हैं DNA के अंदर। और एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये जो 4 हैं, मीन के थायामीन जो है ये छोड़ के बाकी 4 जो हैं ये पाई जाती हैं RNA की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम इनका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि इन जो मैंने 5 नाइट्रोजनस बेस का नेम लिया है, टोटल हमारे पास 5 हो गई जी नाइट्रोजनस बेस। जब आप इन 5 नाइट्रोजनस बेस को देखते हैं स्टूडेंट्स, इन बेसिस के आपने ये स्ट्रक्चर्स भी तैयार करने हैं, ये आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। मैंने 5 को ड्रा किया है, एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन। एक चीज आपने ये जहन में रखनी है कि जो एडेनिन और गावानिन है ना, इसमें 2 रिंग हैं, एक रिंग और ये 2 रिंग, एक रिंग और ये दूसरा रिंग। एमसीक्यू सुने, एडेनिन का एक रिंग जो है वो है हेक्सागोनल, उसके 6 कॉर्नर हैं। और एडेनिन का जो दूसरा रिंग है वो है पेंटागोनल, उसमें 5 कॉर्नर हैं। और एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है, गावानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है। इसी तरह अगर हम देखें साइटोसिन को, यूरासिल को और थायामीन को, तो ये तीनों ही सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये तीनों ही हेक्सागोनल हैं। एमसीक्यूज फिर आपका इंटर टेस्ट में भी जहन में रखना है
कि आपके पास हेक्सागोनल कौन सी हैं, जस्ट हेक्सागोनल, साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन। आपके पास वो कौन सी हैं जो हेक्सागोनल और पेंटागोनल हों, तो दो हैं, एडेनिन और गवानिन। एक चीज और कि ये जो 5 हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है ना, इसको हम 2 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। पहली 2 जो हैं जिसमें डबल रिंग है उसको हम बोलते हैं प्यूरीन, और जो अगली नीचे वाली 3 हैं जिनमें सिंगल रिंग्स हैं उसको हम बोलते हैं पायरीमिडीन। क्या बोलते हैं? पायरीमिडीन। तो ये जो हमारे पास हो गया जी, प्यूरीन भी हो गया, पायरीमिडीन भी हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स भी हो गया, राइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में आपको मैंने बता दिया। इसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो आपके P11 ने 1920 में की थी। जो इंग्लिश साइंटिस्ट था जो पहला है ये जर्मन था। जर्मन से जितने भी साइंटिस्ट बिलोंग करते हैं उसको हम डच साइंटिस्ट कहते हैं। आपने बहुत से साइंटिस्ट जो हैं डच स्टडी किए हैं। जिस तरह आपने एक स्टेनिंग का प्रोसेस पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर, वो भी डच साइंटिस्ट ने किया हुआ है। एक आप और साइंटिस्ट पढ़ा था अपनी सेल की हिस्ट्री के अंदर जिसने ओमनी सेलुला, ई सेलुला, अगस्त विजमैन से पहले जो है रोडोल्फ वर्चू, वो भी एक डच साइंटिस्ट है। तो ये एक डच साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया। तो ये मैंने ना P11 की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई और P11 का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस इन केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए में इसने पार्टिसिपेट करवाया। अब यहां पे एक चीज है, न्यूक्लियोटाइड के 3 सब यूनिट मैंने बता दिए, तीनों के मैंने स्ट्रक्चर्स भी बता दिए। अब मैं बताने लगा हूं कि ये तीनों यूनिट आपस में अरेंज कैसे होते हैं और फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। जब भी आप इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो मेरे पास ये एक है जी राइबोस शुगर, ये है इसकी कार्बन नंबर 1, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप देखें यहां पे ये राइबोस शुगर है, ये इसकी कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 पे ऊपर OH है और नीचे H है, मीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसके ऊपर यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बेस आई नाइट्रोजनस बेस, वो एडेनिन, गवानिन, थायामीन, साइटोसिन, यूरासिल, व्हाटसोएवर कुछ भी हो। जब ये नजदीक आई तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और इसका दरमियान से बॉन्ड बन गया। मुझे आप ये बताएं कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो राइबोस के किस कार्बन पे अटैच होती है? एमसीक्यूज बताएं। कार्बन नंबर 1 पे, अंडरस्टैंड। उसके बाद तीसरा जो इनका सब यूनिट होता है जिसको हम फास्फेट ग्रुप कहते हैं, सेम इसी तरह फास्फेट भी आया, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 कार्बन है इसके साथ वही मैकेनिज्म होगा कि सेंटर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फास्फेट यहां पे अटैच हो जाएगी। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशंस नाइट्रोजन अटैच्ड ऑन कार्बन दैट प्रेजेंट इन रिंग। ये बताना है कि जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो जिस कार्बन के साथ अटैच होती है वो रिंग में है, और जो फास्फेट ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच होता है वो रिंग से बाहर है। और वो कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर 5। और दूसरा जिसपे जिसपे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है वो कौन सा है? कार्बन नंबर 1, ठीक है जी। अब मेरे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हुआ और एक न्यूक्लियोटाइड मेरे पास ये है नीचे वाला कार्बन नंबर 1। ये जो है इसका कार्बन नंबर 1, इस पे है बेस। कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 है इस पे इसका फास्फेट ग्रुप। अब 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, काबिल गौर बात है जी, यहां पे 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। क्वेश्चन ये है कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती हैं तो उससे बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन। जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप दूसरी न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन पे अटैच होगा? कार्बन नंबर 3 पे। एमसीक्यू ये भी जहन में रखना है। ये देखिए, मैंने जब राइबोस का स्ट्रक्चर्स बनाया तो मैंने बताया था कि कार्बन नंबर 3 के बाहर वाली साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये जो मेरे पास राइबोस शुगर है इसमें कार्बन नंबर 1, 2 और ये कार्बन नंबर 3 जो है इसमें बाहर वाली साइड पे OH था, तो फास्फेट में भी यहां पे OH था।
दोनों न्यूक्लियोटाइड नीचे आए, जिस न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप था वो आपको पता है कि फास्फेट 5 कार्बन पे अटैच है, वो फास्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से कैसे अटैच होगा कि OH वो वाला और OH ये वाला दोनों जब आपस में नजदीक आएंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ बनेगा। अब देखें, फास्फेट है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं POC बॉन्ड। क्या बोलते हैं? POC बॉन्ड। फास्फेट कौन सी है? नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड की। ऑक्सीजन कौन सी है? नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड की। और कार्बन कौन सी है? ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि इन केस ऑफ POC बॉन्ड कि सॉरी यहां पे आप ये इस बॉन्ड को एक और नेम देते हैं जिसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन केस ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फास्फेट के एक साइड पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के नेक्स्ट स्टेप पे कौन सा एटम है? तो आपने बताना है कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रखें, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं। अगर मैं आप इसको सीधा बता दूं, सारा एक्सप्लेन कर दूं, तो डिपेंड आप पे करता है आपने वो पढ़ना कैसे है, आप किस एंगल पे जाके उसको सोच रहे हैं। क्या आपने एक एक चीज को खंगाला है? क्या आपने रट्टा तो नहीं लगाया? क्या आपने चीज को अंडरस्टैंड भी किया या वैसे ही आपने याद करके नंबर ले लिए हैं? ये मेरी एक बात याद रखें, जस्ट आप इसको सारे को याद कर लें, फाइनल पेपर बोर्ड में आप सारा वो राइट अप कर दे रट्टा लगा के, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। लेकिन आगे जाके फिर रिस्ट्रिक्शंस होगी जब आपका इंटर टेस्ट होगा MBBS के लिए पाकिस्तान में, और जब आपका नीट टेस्ट होगा इंडिया में MBBS के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में उसी टेस्ट को MD-CAT कहते हैं, इंडिया में उसी टेस्ट को नीट कहते हैं। जो स्टूडेंट वहां पे प्रेपरेशन कर रहे हैं वो नीट की प्रेपरेशन करेंगे, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है जी। तो ये मैं ये भी अक्सर आजकल बहुत से स्टूडेंट्स के जो है वो टेक्स्ट वगैरह आ रहे हैं कि सर हम इंटर टेस्ट की प्रेपरेशन कैसे करें और उसकी तैयारी जो है वो कैसे करें। तो स्टूडेंट बात इस तरह है कि आपने हर चीज़ याद की हुई है, अब डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को रिलेट कितना करते हैं और चीज़ों को कितनी डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम यहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो हम हर चीज़ को हर वक्त उस डेप्थ के साथ नहीं बताते, क्योंकि मोस्टली हम जो है वो चीज़ को पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है कितना कंसर्न करते हैं और कितने कितने क्वेश्चन किस किस एंगल से पूछते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ा टाइम दिया, बड़ा मौका है, जो इंटर टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं अच्छे से तैयार करें। और वो स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं उनके पास अच्छा खासा टाइम है, और उनके पास टाइम भी एक अरसे तक है जिसमें उसका सारा रिजल्ट फर्स्ट ईयर वाला भी काउंट होगा। तो प्रेपरेशन अच्छे से करें साथ साथ जी। तो ये POC बॉन्ड के बारे में बता रहा था जिसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर सारा मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये जितना भी मैंने आपको सारा बताया है ना, अभी भी अगर मैं आपको MCQs बताना चाहूँ तो कोई 10 ऐसे MCQs हैं जो डिफरेंट एंगल से पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब ये मैंने आपको राह दिखा दी है कि आपने ऐसे इसको चेक करें, इसकी प्रेपरेशन करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कोई भी केमिकल्स है, कोई भी चीज़ है, एक साइंटिस्ट उसमें अकेला जो है वो कंप्लीट वर्क नहीं करता, डिफरेंट साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। 2 का मैंने बता दिया कि DNA में उन्होंने क्या क्या बताया। आगे हम चलते हैं एर्विन चारगैफ की तरफ कि एर्विन चारगैफ जो है ये इसने क्या पार्टिसिपेशंस की। 1953 की बात है या 51-2 इन 2-3 सालों में इसने रिसर्च की इसके ऊपर, DNA के ऊपर। और आप पुराने जितने भी MD-CAT के पेपर और नीट के पेपर बेशक चेक कर लें, मैं उनका वो पढ़ रहा था बुक जो NCERT की बुक उनकी इंडिया वालों की, वहां पे भी एर्विन चारगैफ की स्टेटमेंट से एक आध MCQs हर साल आया हुआ है। अभी 5-6 MCQs मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो MCQs किस तरह के हैं और आपने कैसे कैसे करने हैं। सबसे पहली बात यह है कि एर्विन चारगैफ जो है ये साइंटिस्ट ने ये कहा था एक स्टेटमेंट, अ फ्रेगमेंट ऑफ DNA विच हैव, इसने ये स्टेटमेंट जो एर्विन चारगैफ में बता रहा हूं कि DNA का एक ऐसा टुकड़ा, आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए, DNA का एक ऐसा टुकड़ा उसमें जितनी एडेनिन है उतनी ही थायामीन है और जितनी ही गवानीन है उतनी ही साइटोसिन है। याद मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। इसने जो स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट है जी जितनी
एडेनिन है उतनी ही थायामीन, और जितनी गवानीन है उतनी ही साइटोसिन। ये स्टेटमेंट दी थी एरवन चेरगाफ ने। अब जरा मेरी बात को जरा गौर से सुने सब बच्चे। एमसीक्यू जो नीट में या एमडी कैट में है वो ये है कि हमारे पास एक डीएनए का टुकड़ा है, उसमें एडेनिन की तादाद है 10%। बताएं जी साइटोसिन की परसेंटेज कितनी है उस डीएनए के टुकड़े में। ठीक है, तो देखें अकॉर्डिंग टू एरवन चेरगाफ रूल, अगर एडेनिन की तादाद 10% है तो एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थायामीन, तो इसका मतलब है थायामीन की परसेंटेज भी 10 होगी। ठीक है, फाइंड हमने किसकी करनी है? साइटोसिन की। तो जब भी वर्ड परसेंटेज का आए तो परसेंटेज जो है वो 100 में से की जाती है। एडेनिन और थायामीन को टोटल करें तो दोनों बन जाते हैं 20%। 100 में से 20 निकाल दे तो बाकी 80%। 80% दो चीजें हैं, मतलब कि गवानीन और साइटोसिन। इसमें 40% साइटोसिन है और 40% गवानीन है। ये जो हमारे पास, इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक डीएनए का टुकड़ा है, उस डीएनए के टुकड़े में साइटोसिन की तादाद जो है वो है जी 2.5%। बताएं जी एडेनिन की कितनी परसेंटेज है? तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरवन चेरगाफ साइटोसिन ऑलवेज इक्वल टू गवानीन। साइटोसिन अगर 2.5 है तो गवानीन भी जो है 2.5 होगी, और पीछे हमारे पास दो रह जाते हैं, एडेनिन और थायामीन। इन दोनों को जमा करें तो 5। अगर 100 में से 5 निकाल दे तो पीछे रह जाता है 95। अब 95 का डिवाइड करें 2 पे तो जो हाफ हाफ आता है, हाफ एडेनिन है और हाफ जो है थायामीन है। समझ आ रही है? ये हमारे पास जो है रूल है एरवन चेरगाफ। इसको मैं एक और एंगल से आपको बताता हूं, एक और नए तरीके से कि एमसीक्यूज और किस तरह पूछा जा सकता है। ये एक स्टूडेंट ने आज ही मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे ये एमसीक्यूज पूछा, तो उसको मैंने बताया, तो मैंने सोचा कि ये इंशाल्लाह केमिकल नेचर में मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखें भाई, अगर डीएनए के टुकड़े में एडेनिन की तादाद है जी 20, एडेनिन की तादाद, मेरी बात को जरा गौर से सुनना है, एडेनिन की तादाद है जी 20, तो बताएं जी पायरीमिडीन की तादाद कितनी है? एडेनिन की परसेंटेज कितनी है? 20। बताएं जी पायरीमिडीन की कंसंट्रेशन कितनी है? तो देखें एडेनिन की 20 है ना, तो इसका मतलब है थायामीन की भी 20 होगी। ठीक है, एडेनिन की 20, थायामीन की 20, तो बताएं जी गवानीन की कितनी है? 30, साइटोसिन की 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100। अब सुने, एडेनिन की 20 है तो पायरीमिडीन की बतानी है। एडेनिन क्या है? एडेनिन एक प्यूरीन है। एडेनिन क्या है? एक प्यूरीन। 20 की आ गई, और हमारे पास जो है दूसरा एडेनिन के साथ दूसरा प्यूरीन कौन सा है? गवानीन। एडेनिन और गवानीन की दोनों की जमा करें तो 50 बन गई। ये दोनों ही प्यूरीन हैं। रिमेनिंग थायामीन और साइटोसिन। थायामीन और साइटोसिन क्या है? पायरीमिडीन। तो आप बताएं जी पायरीमिडीन की इसमें 50% जो है परसेंटेज पाई जाती है डीएनए के टुकड़े के अंदर। समझ आ रही है? ये एक नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, अब अगला एमसीक्यू मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास एक डीएनए का टुकड़ा है, उसके अंदर एडेनिन की तादाद है जी 21.5%। बताएं जी यूरासिल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो आपका आंसर होगा 0, क्योंकि डीएनए के टुकड़े में तो यूरासिल पाया ही नहीं जाता। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर कोई 10-15 एमसीक्यू जो है वो डिफरेंट एंगल से मैं बना सकता हूं, आपसे पूछ भी सकता हूं। अगर आप इससे हाई लेवल पे स्टडी करना चाहें तो ज़रूर जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। यूट्यूब जो चैनल है उसी के नीचे कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह जो है मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। बस मेहनत करना मेरा काम है और टॉपिक को शेयर करना आगे आपका काम है। तो मैंने डीएनए के टुकड़े में 3 साइंटिस्ट का बता दिया है, 2 साइंटिस्ट पीछे हमारे रह गए हैं, रोजलिंड फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आज के लिए स्टूडेंट फिर इंशाल्लाह हम जो है थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।